आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रसारित और बहुत ही गंभीर एक विषय को लेकर के आया हूं कि इतिहास को बार बार क्यों बदलना पड़ता है। आप देखते हैं कि इतिहास के पुनर्लेखन की बात कभी बहुत ज़ोर शोर से होती है, कभी चुपचाप होती है, लेकिन यह लगातार होती है। तो इतिहास को बार बार क्यों बदलना पड़ता है, इसे आप समझें। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास जो 8वीं कक्षा में जो पढ़ा गया, जो 8वीं कक्षा का जो अवधारणा है कि इतिहास बीती हुई बातों का वर्णन है, तो ये एक बच्चों की अवधारणा इतिहास के बारे में है। लेकिन आप जब इसे एक बौद्धिक रूप से जब समझेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो कि इसका उद्देश्य बेहतर भविष्य का निर्माण होना चाहिए। बेहतर भविष्य का निर्माण मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था होगा वह बेहतर होगा। बेहतर कहने का मतलब जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को समेटता हुआ हो, मानवता की भावना को समेटता हुआ हो, प्रकृति को अपने में समाहित करता हुआ जो भविष्य का निर्माण हो, वही बेहतर भविष्य होगा। तो उस बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण का, कैसा रूपांतरण? रूपांतरण मतलब स्थायी बदलाव। सामाजिक और सांस्कृतिक एक बृहत अवधारणा है जिसमें भाषाई, धार्मिक, रीति रिवाज, परंपरा सारे चीज़ हैं। मतलब कि इसमें यदि कोई पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है, अनावश्यक कर्मकांड है, तो इन सारे चीज़ों को समेटता हुआ जो रूपांतरण है, स्थायी बदलाव है, मतलब कि उसकी संरचना में, उसके आव्यूह मैट्रिक्स में, उसके मैकेनिज्म क्रियाविधि में, उसकी प्रक्रिया प्रोसेस में सारे रूपांतरण का क्रमबद्ध, क्रोनोलॉजिकल, व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और तार्किक, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को इतिहास कहते हैं। अब आप ध्यान दें, इसे मैं पूरा एक समेकित रूप में बता रहा हूँ। बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सामाजिक सांस्कृतिक रूपांतरण का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और तार्किक व्याख्या को ही इतिहास कहते हैं। ये अब आप समझ गए। अब हमें ये समझना है कि इतिहास आज के युग में क्यों पढ़ें, क्यों पुरानी बातें पढ़ें। आज तो विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है, तो इतिहास का जो पुरानी बातें हैं उसको क्यों पढ़ें। यह बात नासमझों में ज़्यादा की जाती है। जिनको इतिहास का समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। आप ध्यान देंगे कि शासक वर्ग जो होता है वो इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान अवश्य ही समझता है। जो समाज इतिहास, दर्शन और मनोविज्ञान को नहीं समझता है, वह समाज कभी भी शासक नहीं बनता है। यह उसका प्रमुख शर्त है। तो इतिहास क्या क्यों जरूरी है? आज हम लोग जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी मेरा सोच, विचार, अभिवृत्ति, मानसिकता, करने, सोचने का पैटर्न, जो कंसेप्ट, सब चीज़ जो है इसी के हम उपज हैं और यह हमें अपनी संस्कृति से प्राप्त होता है। संस्कृति ही समाज का सॉफ्टवेयर है जो अंदरूनी रूप में रह करके, अदृश्य रह करके समाज को संचालित करता रहता है, नियंत्रित करता रहता है, नियमित करता रहता है और प्रभावकारी ढंग से उसे एक निश्चित दिशा में ले जाता हुआ होता है। तो और यही इसी संस्कृति की अभिव्यक्ति को सभ्यता कहते हैं, जो जिसे आप समाज का हार्डवेयर कह सकते हैं। तो संस्कृति हम लोगों को बनाता है। हम लोग आज जो कुछ भी हैं संस्कृति के उपज हैं। और संस्कृति कैसे बनता है?
तो हमारे समाज का जो इतिहास का बोध है, परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, मतलब इतिहास को हम जिस रूप में लेते हैं, जिस रूप में मानते हैं, जिस रूप में समझते हैं, उसी से हमारी संस्कृति निर्धारित होती है। इसीलिए उस संस्कृति को हम उसी समाज के सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता होती है। इतिहास को बदले हुए स्वरूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह हमारी संस्कृति को उस दिशा में मोड़ सके, उस शेप में ढाल सके जिस शेप में वह इतिहासकार समाज को ले जाना चाहता है, समाज को जहां पहुंचाना चाहता है। इसीलिए इतिहास जो है, कहा जाता है कि वर्तमान को ही समझाता है, सुलझाता है, बनाता है और भविष्य की भी तैयारी करता है। मतलब इतिहास वह एक भविष्य का जो सुनहरा संरचना है, जिस पर भव्य महल तैयार किया जाना है, उसका वो फाउंडेशन है। अब आप उसका जो फाउंडेशन है, जिस पर वह भवन की पूरी संरचना खड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास कितना और किस तरह से महत्वपूर्ण है। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि इतिहास का अपना दर्शन होता है, फिलॉसफी होता है, अपना अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स होता है, अपना मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होता है और उसकी अपनी सांस्कृतिक जड़ता भी होती है। तो अब आप समझें कि दर्शन क्या होता है। दर्शन किसी चीज को सम्यक रूप से देखना, मतलब इस तरह से देखना कि उसके सब कुछ को हम समझ सकें, उसको दर्शन कहते हैं। अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी शब्द ज्ञान से संबंधित है, किसी चीज का सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त करना। बात दोनों एक ही है कि किसी चीज को सम्यक रूप से जानना, समझना, देखना ही दर्शन है। तो इतिहास का एक अपना दर्शन होता है, जो अभी हमने ऊपर बताया कि इतिहास संस्कृति के माध्यम से समाज को प्रभावित करता है, वर्तमान की स्थिति की व्याख्या करता है और भविष्य को भी एक दिशा और आकार देता है। इसीलिए इतिहास का एक अपना दर्शन होता है कि आपको इतिहास के द्वारा आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं समाज में, उसका अपना अर्थशास्त्र होता है। इतिहास का अपना अर्थशास्त्र होता है। चूंकि इतिहास संस्कृति को प्रभावित करता है, इतिहास संस्कृति को संचालित करता है, इतिहास संस्कृति के माध्यम से समाज को नियंत्रित करता है। इसलिए समाज के अर्थशास्त्र को प्रभावित करने के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है। यदि हमें समाज में ढोंग, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास बनाए रखना है ताकि समाज के किसी खास वर्ग को फायदा आदि होता है, तो हमें इतिहास को इस रूप में लिखना होगा कि वो ढोंग, वो पाखंड, वो कर्मकांड, वो अंधविश्वास बना हुआ रहे, ताकि आराम से पूरे समाज का धन जो है प्रवाहित होता रहे उन ढोंग और पाखंड के समर्थकों का। या यदि आप देश, समाज और मानवता के प्रति ईमानदार होते हैं, देश, समाज और पूरे मानवता के प्रति आप प्रभावित होते हैं, तो इसी तरह से इतिहास का एक अपना मनोविज्ञान होता है। इतिहास का लेखन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि लोगों का मनोविज्ञान प्राकृतिक, काल्पनिक देवी देवताओं के प्रति अस्थाई बने, कुछ समाज के कुछ खास वर्गों का जो अधिकार है, नियंत्रण है, सर्वोच्चता है, सर्वश्रेष्ठता का जो तथाकथित स्थापन है, उसको बनाए रखा जाए। तो इस मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके कि समाज का मनोविज्ञान इस तरह से संचालित हो कि उसमें कोई बाधा नहीं हो, उसमें अड़चन नहीं हो, तो उसी तरह से इतिहास की
व्याख्या की जाती है, इतिहास को लिखा जाता है। और एक और बड़ी बात होती है कि इतिहास का एक अपनी सांस्कृतिक जड़ता होती है। जड़ता जिसे आप अंग्रेजी में कल्चरल इनर्शिया कह सकते हैं। इनर्शिया किसी वस्तु की वह अवस्था होती है जो अपनी अवस्था यदि स्थिर है या गतिमान है तो स्थिर में स्थिरता को बनाए रखना चाहता है, और गतिमान है तो गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक जड़ता जो है उसको उसका एक सांस्कृतिक जड़ता होता है। तो इसमें जो समाज के परंपरागत लाभार्थी होते हैं, जो समाज के परंपरागत लाभार्थी होते हैं वो सांस्कृतिक जड़ता से जड़ित होते हैं। वैसे लोग इतिहास का जो परंपरागत इतिहास चला आ रहा है उसी को उसी रूप में बने रखना चाहते हैं और उसे और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग जो इतिहास को भी बदलना चाहते हैं, इस रूप में बदलना चाहते हैं कि नहीं, बृहत मानवता और बृहत प्रकृति और बृहत राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया जाए, तो वो उनकी सांस्कृतिक जड़ता बदलने की कोशिश होती है और वो पूरा इतिहास को एक नए ढंग से बदलना चाहते हैं ताकि इतिहास का दर्शन, इतिहास का अर्थशास्त्र, इतिहास का मनोविज्ञान भी बदल सके। आप ध्यान दें कि इतिहास कैसे बनता है। इतिहास ऐतिहासिक तथ्यों और इतिहासकार दोनों को मिलकर बनता है। इतिहास ऐतिहासिक तथ्य और इतिहासकार मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट और हिस्टोरियन दोनों को मिलकर के बनता है। इतिहासकार द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों के आड़ में जो कुछ भी, चूंकि ऐतिहासिक तथ्य है तो वह प्राचीन होगा, तो ऐतिहासिक तथ्यों के आड़ पर जो कुछ भी इतिहासकार अभिव्यक्त कर दे, एक्सप्रेस कर दे, लिख दे, बोल दे, समझा दे, वही इतिहास होता है। तो आप अब ध्यान देंगे कि इतिहास जो होता है, ऐतिहासिक तथ्य अपने आप कुछ नहीं बोलता है, इतिहासकार ही जो है ऐतिहासिक तथ्यों से बुलवाता है, वही चीज बुलवाता है जो इतिहासकार बुलवाना चाहता है। मतलब इतिहासकार की जो सांस्कृतिक जड़ता होती है उसी जड़ता के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य को बुलवाना चाहता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु की तरह लाइक एक ब्रिज, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कोरल रीफ का प्रोडक्ट है। ये समुद्री जो जीवाणु होते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक बहुत बड़ा रीफ है, उसी तरह से श्रीलंका और भारत के बीच में रीफ है जो समुद्री जीवों के हजारों लाखों वर्षों के संरचना के द्वारा बना हुआ है। तो जो इतिहासकार सांस्कृतिक जड़ता से उसी रूप में अपने लाभ के लिए व्याख्या करना चाहेगा, वो उसे किसी मानवीय संरचना का स्वरूप दे देगा। और जो इतिहासकार वैज्ञानिक ढंग से, आधुनिक ढंग से, तार्किक ढंग से यदि उसे लिखना चाहेगा तो उसे कोरल रीफ की संरचना बता करके उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इतिहास में ऐतिहासिक तथ्य तो एक ऑब्जेक्टिव चीज होता है, एक निरपेक्ष चीज होता है, लेकिन इतिहासकार जो होता है वह वर्तमान का होता है, वह सापेक्षिक होता है, वह समय और संदर्भ के अनुसार होता है, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ग्रसित होता है, किसी खास उद्देश्य से होता है। तो एक ही ऐतिहासिक तथ्य का इतिहासकार के बदलने से इतिहास बदलता रहता है। और अब आप समझ रहे हैं कि सम्यक इतिहास जो है क्या होगा। वर्तमान समाज को शामिल करते हुए भविष्य के शानदार उपलब्धियों के लिए जो तैयारी करता है उसको सम्यक इतिहास कहेंगे, प्रॉपर इतिहास कहेंगे, एप्रोप्रिएट इतिहास कहेंगे, वैज्ञानिक इतिहास कहेंगे, तार्किक इतिहास कहेंगे। तो सम्यक इतिहास जो है वो वर्तमान समाज को शामिल करके भविष्य के शानदार उपलब्धियों के लिए
की ओर ले जाता है। मतलब जो इतिहास वर्तमान समाज को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व दिलाता हुआ हो, ताकि सभी समाज की उत्पादकता, उसकी जो है योगदान क्षमता बृहत हो सके, मानवता और प्राकृतिक के हित में हो सके, वही इतिहास सम्यक होगा। इसीलिए प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल, जो 1984 के लेखक हैं, जो एनिमल फार्म के लेखक हैं, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कहते हैं कि जो इतिहास पर नियंत्रण रखता है वह वर्तमान और भविष्य पर भी नियंत्रण रखता है। जो इतिहास पर नियंत्रण रखता है वो सदियों की राजनीति करता है। जो संस्कृति की राजनीति करता है वो सदियों की राजनीति करता है। संस्कृति की राजनीति करने के लिए, सदियों की राजनीति करने के लिए इतिहास को बदलना पड़ता है, इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए कि किसी को वर्षों का विजन होता है, किसी को सदियों का विजन होता है, और जिनके पास सदियों का विजन होता है वो संस्कृति को बदलना चाहते हैं या संस्कृति को और किसी खास स्वरूप में स्थायित्व देना चाहते हैं, वो उन्हें इतिहास को बदलना पड़ता है। वो इतिहास को बदलेंगे ही, इस बात से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एकेडमिक लेखन के लिए, एकेडमिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन